नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं गूगल कोलैब की। हमारे पास डिजिटेशन असिस्ट बॉक्स का एक लेख है जो इसे कहता है शिक्षा और शोध का डिजिटल साथी। हाँ बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये टूल खासकर पाइथन, डेटा साइंस, एआई से जुड़े लोगों के लिए मतलब छात्रों, शोधकर्ताओं के लिए इतना जरूरी क्यों बन गया है। सही बात है। सोचिए, एक इतना पावरफुल कोडिंग टूल जो मुफ्त है, इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ता और बस एक वेब ब्राउजर चाहिए इसे चलाने के लिए। हाँ, कमाल की बात है ये तो। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ है। बिल्कुल। तो सबसे पहले कि गूगल कोलैब आखिर है क्या? हाँ, वही। तो देखिए, ये गूगल की एक मुफ्त क्लाउड आधारित सर्विस है। जैसे जुपिटर नोटबुक होता है ना, हाँ, सुना है। बस वैसा ही है लेकिन ऑनलाइन। आप इसमें वेब ब्राउजर के अंदर ही पाइथन कोड लिख सकते हैं, चला सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मतलब कोई इंस्टॉलेशन का झंझट नहीं। अच्छा, तो जुपिटर नोटबुक जैसा ही पर ऑनलाइन और बिना सेटअप के। जी हाँ, और ये गूगल ड्राइव के साथ जुड़ा होता है। तो फाइल्स अपलोड करना, सेव करना, ये सब बहुत आसान हो जाता है। इस्तेमाल करना कितना आसान है, मतलब अगर कोई पहली बार शुरू कर रहा हो। अरे, बहुत ही सीधा है। बस colab.research.google.com पर जाइए, अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कीजिए, बस। ओके। स्क्रीन पर सेल्स दिखेंगे, एक तरह के बॉक्स समझिए। आप कोड सेल में पाइथन कोड लिखिए या फिर टेक्स्ट सेल में कुछ नोट्स वगैरह लिखने हो तो मार्कडाउन फॉर्मेट में लिख लीजिए। और कोड चलाना? कोड चलाने के लिए सेल के पास एक प्ले बटन होता है, उसे क्लिक कर दें या कीबोर्ड पर शिफ्ट प्लस एंटर दबा दें। कोड रन हो जाएगा। अच्छा, और डेटा वगैरह जैसे फाइल्स इंपोर्ट करनी हो? वो भी आसान है, गूगल ड्राइव से सीधे कनेक्ट हो जाता है, तो वहां से CSV, एक्सेल कोई भी फाइल लोड कर सकते हैं। और मजे की बात यह कि पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब जैसी जो जरूरी लाइब्रेरीज है ना डेटा साइंस के लिए, वो ज्यादातर पहले से इंस्टॉल्ड मिलती हैं। अरे वाह! तो मतलब काफी तैयारी पहले से रहती है। बिल्कुल। मैंने ये भी सुना है कि इसमें कुछ हैवी काम के लिए भी सपोर्ट है। वो जीपीयू, टीपीयू वाली बात क्या है? वो क्यों खास है? हाँ हाँ, ये इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। देखिए, कोलैब ना मुफ्त में पर हाँ सीमित समय के लिए GPU और TPU का एक्सेस देता है। जीपीयू मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। जी, और TPU मतलब टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। ये खास किस्म के प्रोसेसर होते हैं जो हजारों कैलकुलेशन एक साथ मतलब पैरेलल में कर सकते हैं। अच्छा। तो जो मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के मॉडल्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है, उनको ट्रेन करने के लिए ये नॉर्मल CPU से कहीं ज़्यादा तेज होते हैं। तो ये फ्री में मिल जाता है? हाँ, फ्री टियर में सीमित एक्सेस मिलता है। रन टाइम मेन्यू में जाकर आप इसे चुन सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स या रिसर्चर्स के लिए बहुत बड़ी बात है जिनके पास महंगा हार्डवेयर खरीदने का बजट नहीं होता। सही कहा। तो शायद इसी वजह से, मतलब ये आसानी और मुफ्त संसाधन, इसके कारण ये इतना पॉपुलर हो गया है। कहाँ-कहाँ सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है ये? बिल्कुल, रिसर्च में तो बहुत इस्तेमाल होता है, डेटा एनालिसिस के लिए, विजुअलाइजेशन यानी ग्राफ वगैरह बनाने के लिए, मॉडल्स की प्रोटोटाइपिंग के लिए। शिक्षा में भी सीखने सिखाने के लिए एक इंटरैक्टिव तरीका है ये। और मशीन लर्निंग AI में तो जैसे टेंसरफ्लो, केरास, पाइटॉर्च जैसी लाइब्रेरीज के साथ मॉडल बनाना, ट्रेन करना, ये सब काफ़ी आसान हो गया है। अच्छा। डेटा साइंटिस्ट भी बड़े डेटा सेट पर काम करने के लिए इसे खूब यूज़ करते हैं। तो अगर संक्षेप में फ़ायदे गिनाऊं तो कोई इंस्टॉलेशन नहीं, मुफ्त GPU TPU मिलना, गूगल ड्राइव से आसानी से जुड़ना, गूगल डॉक्स की तरह साथ में काम करना, ज़रूरी लाइब्रेरीज पहले से मौजूद होना। और वो मार्कडाउन वाली बात भी थी। हाँ वही, एक ही नोटबुक में कोड, टेक्स्ट, ग्राफ सब कुछ रख सकते हैं। तो रिपोर्ट बनाने के लिए भी बढ़िया है। ये तो सब सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ कमियां भी होंगी। ऐसा तो नहीं कि सब परफेक्ट ही हो? नहीं नहीं, परफेक्ट तो खैर कुछ नहीं होता, कुछ सीमाएं हैं इसकी। सबसे बड़ी बात तो ये कि इंटरनेट चाहिए ही चाहिए, ऑफलाइन काम नहीं करता। हाँ, वो तो है। क्लाउड बेस्ड है आखिर। दूसरा, अगर आप थोड़ी देर के लिए इसे इस्तेमाल ना करें, मतलब आइडल छोड़ दें, तो सेशन बंद हो सकता है, फिर से सब शुरू करना पड़ सकता है। हालांकि अब इसमें कुछ सुधार हुए हैं। ओके। और संसाधन, मतलब जो फ्री GPTPO मिलता है। हाँ, फ्री वाले में वो सीमित होते हैं, टाइम लिमिट होती है, मेमोरी भी लिमिटेड होती है, तो बहुत ही बड़े या बहुत लंबे चलने वाले कामों के लिए शायद वो काफ़ी ना हो। और हाँ, क्योंकि सब कुछ क्लाउड पे है, तो अगर आप बहुत सेंसिटिव डेटा के साथ काम कर रहे हैं तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ध्यान रखना ज़रूरी है। हाँ, ये बातें तो ध्यान में रखनी होंगी, लेकिन इन सीमाओं के बावजूद जैसा वो लेख भी कहता है, स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए तो ये वाकई बहुत काम का लगता है। बिल्कुल। खासकर जब डेटा क्लीनिंग, एनालाइजिंग, विजुअलाइजेशन या फिर वो मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग, टेक्स्ट माइनिंग वगैरह करनी हो और मार्कडाउन सपोर्ट के साथ रिपोर्टिंग भी हो जाती है, तो ये वाकई एक ऑल इन वन जैसा टूल बन जाता है। सही कहा आपने।
और मेरे ख्याल से इसका सबसे अहम पहलू यही है कि ये शक्तिशाली कंप्यूटिंग को सबके लिए सुलभ बनाता है। एक तरह से ये लोकतंत्रीकरण है। लोकतंत्रीकरण सही शब्द है। इसने महंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो बाधा थी ना, उसे काफी कम कर दिया है। अब दुनिया में कहीं से भी कोई भी, चाहे किसी बड़े संस्थान से जुड़ा हो या ना हो, डेटा साइंस और एआई जैसी फील्ड सीख सकता है, अपना योगदान दे सकता है। तो कुल मिलाकर देखें, गूगल कोलैब सिर्फ एक कोडिंग टूल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सीखने, एक्सपेरिमेंट करने और यहाँ तक कि मिलकर काम करने का एक मंच बन गया है। इसने तकनीकी शिक्षा और शोध को वाकई ज्यादा सुलभ बना दिया है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि कैसे क्लाउड टेक्नोलॉजी इनोवेशन को, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पहले संसाधनों की कमी थी, कैसे बढ़ावा दे सकती है। और ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है। जब कोलैब जैसे इतने पावरफुल और सुलभ टूल आम हो जाते हैं, तो भविष्य में वैज्ञानिक खोज और सहयोग का तरीका कैसा होगा? क्या हम लैब और यूनिवर्सिटी की दीवारों से बाहर निकलकर नॉलेज क्रिएशन के एक ज्यादा खुले ग्लोबल मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं? सोचने वाली बात है।